हिंदी क्लास की इस कक्षा में मनोज खंडेलवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है और उम्मीद करता है कि आप सब स्वस्थ होंगे और वीडियो देख रहे होंगे। मैं आज हिंदी साहित्य के विशिष्ट टॉपिक की तरफ आपको ले जा रहा हूँ। आधुनिक काल हमारा चल रहा था और उस आधुनिक काल में हमने ये पढ़ लिया था कि आधुनिक काल को हमने उपभागों में बांट दिया था। भारतेंदु, द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। और हमने सबसे पहले भारतेंदु युग की बात की थी। अलग अलग कवियों ने अलग अलग प्रकार से इसको रूपांतरित किया। 1843 से 1900 तक, 1850 से 1900 तक, 1857 से 1900 तक। 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था। तो हमने कल के वीडियो में भारतेंदु काल के प्रमुख कवियों के बारे में अध्ययन कर लिया था। देखो 4 नंबर के क्वेश्चन आएगा, वो ऐसे आ सकता है भारतेंदु युग के प्रमुख कवि एवं रचनाओं का नाम लिखिए। ऐसे आ सकता है भारतेंदु युगीन के गद्य साहित्य, नाटक, उपन्यास पर प्रकाश डालिए। 80 शब्दों का एक प्रश्न आएगा। तो अब अगर सिलेबस के हिसाब से चलें तभी होगा, लेकिन अगर मैं स्पेशल भारतेंदु हरिश्चंद्र पढ़ाने लग जाऊं तो फिर इस पर बहुत ज़्यादा लोड या बहुत ज़्यादा बारीकियाँ आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए हम अपने हिसाब से चलते हैं मित्रों। 4 नंबर के क्वेश्चन आएगा। तो देखें, हमने कहा था आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी जिसको प्रेमगन कहा जाता है, प्रताप नारायण मिश्र, जग ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास, श्रीधर पाठक, बाल मुकुंद गुप्त आदि ये भारतेंदु युग के प्रमुख कवि थे, जिसको मैंने अभी आपको बोल दिया था। राधे राधे बोल जगत में आम बड़े मीठे हैं। इस प्रकार कुछ कवियों का नाम हमने याद किया। इन ट्रिकों से कुछ होने वाला नहीं है मित्रों, कुछ ही क्षणों की होती है। इसलिए बारीकियां समझे मित्रों और गहन अध्ययन करें, शॉर्टकट का सहारा ना लें, आगे आपकी मर्जी। अब सबसे पहले कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। व्यंग्यकार, सफल गीतकार, कहानीकार, नाटककार, और हिंदी गद्य के जनक, हिंदी साहित्य के जनक, हिंदी गद्य के प्रवर्तक, जिसे अपन पुनर्जागरण काल भी कह सकते हैं। और इस भारतेंदु युग को अब देखते हैं क्या क्या बात इसमें होती है। देखो साहब, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, क्योंकि आता भी है पेपर में। बचपन से ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने काव्य प्रतिभा का लोहा मनवा लिया था। कहते हैं जब ये 5 वर्ष के थे तब इन्होंने एक दोहा सुनाया था, और उस दोहे को सुनकर के इनके पिता बड़े इम्प्रेस हुए, प्रभावित हुए, और वहीं से इनकी लेखन प्रक्रिया चल गई। तो अपन पहले से थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। इनका मूल नाम था हरिश्चंद्र। क्या था? हरिश्चंद्र। 1850 में जन्म इनका हुआ था। पिता का नाम था जो था वो गोपाल चंद्र था, जो गिरधर दास नाम से कविताएं लिखते थे। गोपाल चंद्र बहुत पैसे वाले थे, एक वैश्य थे, पैसे वाले थे। गोपाल चंद्र गिरधर दास नाम से कविताएं लिखा करते थे। 5 वर्ष की आयु में, हिंदी इसकी हरिश्चंद्र की बात करते, 5 वर्ष की अल्पायु में माँ का निधन हो गया। एक एक शब्द देखने चलना, एक एक पॉइंट में अलग अलग लिख रहा हूँ। 10 वर्ष की
उम्र में पिता का निधन हो गया। मित्रों, कठिनाइयों का पहाड़ इनके ऊपर टूट पड़ा। बचपन में ही माँ बाप के प्यार से वंचित हो गई। मित्रों, इन्होंने परिणाम स्वरूप इनकी पढ़ाई जो बाधित हो गई, घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। किया। 18, इससे पहले अभी बात करते हैं, ये बहुत पैसे वाले थे। इनके पूर्वज जो थे अंग्रेज भक्त थे और एक वैश्य परिवार में जन्म लिया था, तो काफ़ी अपार संपदा इनके परिवार में थी। लेकिन बचपन में ही माँ बाप का निधन हो गया। ये उदार प्रवृत्ति के कारण तमाम जो इनका धन था उसे उसने दान कर दिया। परिणाम स्वरूप वे गरीब हो गए। इनके पूर्वज अंग्रेज भक्त थे तथा बहुत ही धनवान थे। जब ये 13 वर्ष के थे, 13 वर्ष की अल्पायु में ही 13 वर्ष के अल्पायु में ही काशी के रईस, पैसे वाले थे बहुत, काशी के रईस लाला गुलाब राय की पुत्री मुन्ना देवी से इनका विवाह हो गया। भारतीय हिंदू युग की पर्सनल में विशेषताएं बता रहा हूं, क्योंकि 80 शब्द में कभी कभी ये पूछ भी जाता है। भारतीय हिंदू युग के प्रमुख कवि का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी रचनाओं, उनकी कहानी, उनकी कविताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये इनका जीवन परिचय चल रहा है। क्या चल रहा है? जीवन परिचय। और देखिए साहब, 18 वर्ष की आयु में इन्होंने कवि वचन सुधा, यानी 1868 में, बहुत से कवि 1868 में भारतीय हिंदू युग मानते हैं, कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका का संपादन किया। और एक लाइन और लिखें, 20 वर्ष की आयु में ये हिंदी गद्य साहित्य के जनक कहलाए। एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप, मिटाऊंगा। आगे लाइन में लिखेंगे, ये
रसा। ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उर्दू में ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में प्रश्न आ चुका है। रसा उपनाम से लिखते थे। ये उर्दू में रसा उपनाम से लिखते थे। इनकी कुल रचनाओं की संख्या 175 थी। काव्य कृतियों की संख्या 70 थी। काव्य कृतियों की संख्या 70 थी 1880 में। ध्यान रखना, यानी 30 वर्ष की जब इनकी उम्र थी 1880 में पत्रकारों एवं साहित्यकारों की मंडल ने इन्हें भारतेंदु, ये इनकी उपाधि है, ध्यान रखना, से विभूषित किया। भारतेंदु से उपाधि से विभूषित किया। अगली लाइन में लिखेंगे इनसे संबंधित, ये कृष्ण उपासक थे। ये कृष्ण उपासक थे और वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। एक लाइन और देखें, 1873 में इन्होंने तटीय समाज एक बार फिर देख लें, ये उर्दू में रसा उपनाम से लिखते थे। इनकी कुल रचनाओं की संख्या 175 और काव्य कृतियों की संख्या 70। 1880 में पत्रकारों और साहित्यकारों के मंडल ने इन्हें भारतेंदु यानी उपाधि से विभूषित किया। इनका मूल नाम तो हरिश्चंद्र था। ये कृष्ण उपासक थे और वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे और 1873 में इन्होंने तटीय समाज की स्थापना की थी। कौन सी की थी? तटीय समाज की स्थापना। जब इनकी भाषा की अपन बात करें तो ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली थी। इन्होंने जो कविताएं लिखी थी वो तो लिखी थी ब्रजभाषा में, लेकिन विशेषकर इनका जोर जो था वो गद्य पर था। किस पर था? गद्य पर। इसलिए ज़्यादा परिष्कृत जो इस युग में था, ये तो पद तो नॉर्मल हुआ था, लेकिन ज़्यादा विकास जिस चीज़ पर हुआ था वो थी गद्य का। इसलिए तो गद्य शिरोमणि कहा जाता है, गद्य का जनक कहा जाता है, गद्य का प्रवर्तक कहा जाता है। इसीलिए तो आधुनिक काल को गद्य काल कहा जाता है। तो गद्य में इन्होंने लिखी थी। अब इनकी जब अपन शैली की बात करें, मित्रों, तो 3-4 शैलियों का समावेश इन्होंने किया। श्रृंगार के वर्णन में कुछ अलग शैलियों का वर्णन किया, कृष्ण के उपासक रूप में अलग शैलियों का वर्णन किया, व्यंग्यकार भी थे,
बहुत बड़ा व्यंग्य करती थी। तो देखो रीतिकालीन शैली, देखो रीतिकालीन रसपूर्ण अलंकार शैली, अलंकार शैली एक। दूसरी देखिए भावात्मक शैली, और तीसरी देखिए व्यंग्यात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया। व्यंग्यात्मक शैली का इन्होंने प्रयोग किया। अब मैं थोड़ा सा इनके नाटक या काव्य कृतियों की तरफ चलता हूँ मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट लें। एक लाइन और लिख लेते हैं, फिर उसके बाद और चलेंगे। भारतेंदु कविता के क्षेत्र में, भारतेंदु कविता के क्षेत्र में जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे वो नवयुग के या नया युग जो था उसके सबसे पहले थे, नवयुग के अग्रदूत थे, नवयुग के अग्रदूत थे। और लास्ट लाइन इनकी देखो, अपन कहें कि भारतीय युग की जो कविताएं थी इनकी, हरिश्चंद्र की, तो इनकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताओं में, इनकी कविताओं में क्या चीज़ देखने को मिलती है? मेन चीज़ लिखा रहा हूँ, इनको भूलना मत, याद करना है आपको। इनकी कविताओं में जहाँ इनकी कविताओं में जहाँ परंपरागत विशेषताएं मिलती हैं, परंपरागत विशेषताएं मिलती हैं, वहीं नवीन काव्यधारा, वहीं नवीन काव्यधारा का भी प्रवर्तन मिलता है, वहीं नवीन काव्यधारा का भी प्रवर्तन मिलता है। मित्रों, ये कवि, ये लेखक के साथ साथ पत्रकार भी थे। इन्होंने पत्रकार के रूप में कवि वचन सुधा, और हरिश्चंद्र चंद्रिका, जैसे पत्रिकाओं का संपादन किया। हरिश्चंद्र चंद्रिका जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। अब देखें इनके अपन थोड़ी से नाटकों की तरफ देखें। इन्होंने जो नाटक लिखे, इन्होंने जो रचनाएं लिखी, वो अनुदित और मौलिक दोनों प्रकार की रचनाओं का इन्होंने अच्छा समावेश किया। तो इनके कुछ नाटक देखें, या मैं यूँ कहूँ कुछ निबंध देखें आप इनकी।
निबंध देखें इनके, निबंध देखें दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार, सुलोचना, परिहास। और जब इन्होंने अपनी यात्रा वृत्ति भी इन्होंने लिखे थे मित्रों, अपन जब 12वीं क्लास में है ना, तो उसमें संवाद सेतु की जो किताब है उसमें देखना, यात्रा व्रत में इन्होंने लिखा था सरयू पार की यात्रा। सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि। अब इनकी अपन काव्य कृतियों की बात करते हैं। याद रखनी है आपको ये काव्य कृतियां। बहुत सी तो ये लिख देते हैं कि साहब उसको एक लाइन में अपन देखें तो भारत प्रेम, भारत प्रेम, लेकिन हमें ना इसकी सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। रचनाएं देखिए साहब काव्य कृतियों में, ये बहुत याद रखनी है आपको। देखो अधिकतर प्रेम सरोवर, आप जैसे नाम से देख जाओगे भारत प्रेम, ये ध्यान रखना है आपको, भारत प्रेम, भारत का मतलब भारतेंदु, प्रेम सरोवर पहले, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी, प्रेम मिलाप, प्रेम मिलाप, प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी, प्रेम मल्लिका, आदि और भी एक काफ़ी इनके रचनाएं थे मित्रों। लेकिन इसमें तो इन्होंने अनुदित और मौलिक नाटक बहुत लिखे थे। विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड, विडम्बन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, इनके नाटक भी थे। 2-4 नाटक देखे इनका। फेमस नाटक था मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, कर्पूर मंजरी और दुर्लभ बंधु, भारत जननी, दुर्लभ बंधु। और मित्रों ये बीमार रहने लग गए थे। अब बीमार क्यों रहने लग गए थे साहब? क्योंकि इनकी जितनी भी संपत्ति थी इनके पास, वो अपनी दानवीरता के कारण, उदारशीलता के कारण इन्होंने सारी संपत्ति दान कर दी। परिणाम स्वरूप ये बीमार हो गए तो इनको दिखाने के लिए पैसे नहीं थे। परिणाम स्वरूप ये ज़्यादा रुग्ण रहने लग गए और ये मौत के काल में समा गए। तो 1885 में मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में ही इनका स्वर्गवास हो गया। अब कल्पना करिए मित्रों कि मात्र 35 वर्ष की उम्र में इन्होंने 175 रचनाओं की रचना कर चुके थे मित्रों। तो और बहुत कम जिए थे ऐसे महापुरुष हरिश्चंद्र, जिनके नाम से एक युग पड़ा हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य के वो चमकते हुए सूरज थे जो कुछ ही मिनटों में अस्त हो गए। आवश्यकता थी ऐसे सूरज की ज़्यादा फुलवारी पैदा करने की, लेकिन काल के कठोर हाथों ने इनका जीवन सीमित कर दिया और इनको हमसे छीन लिया। मित्रों आज हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र में एक कवि का नाम पढ़ा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बद्रीनारायण चौधरी, जिन्हें प्रेमगन कहा जाता है, प्रताप नारायण मिश्र और जगमोहन सिंह
अंबिका दत्त व्यास, इनकी थोड़ी थोड़ी रचनाओं का समावेश लेते चलेंगे, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र का तो कवि परिचय भी पूछ लिया गया है, जीवन परिचय भी पूछ लिया गया है, साहित्यिक परिचय भी पूछ लिया गया है, लेकिन इनके और कवियों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा लेकर के चलेंगे और प्रश्न बनाएंगे, भारतेंदु युग के गद्य साहित्य पर प्रकाश डालिए। तो आज के लिए हम यहीं विराम देते हैं अपने शब्दों को। हम अगली वीडियो में आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।